गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 25 दिसंबर 2022 के अखबार का न्यूज़ एनालिसिस। अखबार का नाम है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। देखिए दोस्तों, 25 और 26 का अखबार मैं आपके लिए नहीं ला पाया, उसके लिए सॉरी। और मैं थोड़ा सा व्यस्त था। और दूसरी बात यह है कि 25 तारीख के अखबार में कुछ ज़्यादा न्यूज़ आई नहीं थी, लेकिन हाँ, जो भी न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे। और आज 26 और आज का अखबार शाम को आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि वीडियो जो है साफ नज़र नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करिए, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जो क्वालिटी का पॉइंट है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस पर 720 पिक्सल एफएस पे क्लिक कर लीजिएगा। तो जो अखबार की क्वालिटी है, जो वीडियो की क्वालिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आप अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए करते हैं आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत और देखते हैं प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो देखिए, पहली न्यूज़ जो है मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह का होगा निरीक्षण। ये हमारे लिए काम की न्यूज़ नहीं है, क्योंकि देखिए ये मुद्दा ऐसे है मंदिर मस्जिद का, ये चलता रहेगा। वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें शाही मस्जिद ईदगाह का निरीक्षण होगा, उसकी जगह पर कृष्ण भूमि का उद्घाटन होगा या बनाई जाएगी। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये हमारे काम की नहीं है। हमारे लिए जो नेशनल इवेंट है, आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा जो मैंने कल शाम को डाला था, उसमें आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस करने का तरीका बताया था कि न्यूज़पेपर एनालिसिस जो हम करते हैं तो हमें न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने कल वीडियो में आपको वो प्रोवाइड करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दूसरी न्यूज़ है, कचरा प्रबंधन में नाकाम ममता सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना भरा। तो ये जो न्यूज़ है, ये यूपीएससी जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। देखिए, इस न्यूज़ में है कि बंगाल सरकार ने ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन में नाकामी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की ओर से लगाए गए 3500 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान किया है। राज्य के शहरी विकास एवं नगरपालिका मामलों के विभाग ने एनजीटी को इस बाबत सूचित किया गया है। एनजीटी ने 1 सितंबर को राज्य सरकार पर यह जुर्माना लगाया था, जो किसी संस्था अथवा राज्य सरकार पर लगाया गया अब तक का सबसे भारी जुर्माना है। ठीक है। चेयरपर्सन ए.के. गोयल की पीठ ने 21 दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि एनजीटी ने बंगाल सरकार की एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया है, जिसमें कहा गया है कि उसने पर्यावरण को पहुंचे नुकसान के मुआवजे के रूप में लगाए गए जुर्माने के रूप में 3500 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। ठोस और तरल कचरे के उत्पादन और निपटारे में भारी अंतर को लेकर यह जुर्माना लगाया गया था। पीठ के न्यायिक सदस्य के अकॉर्डिंग राज्य सरकार ने 24 नवंबर को रिपोर्ट जमा की थी, जिसके मुताबिक एनजीटी के आदेश के अनुसार शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के विभाग ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मिशन योजना के तहत 2 रिंग फेस्ट खाते खोले थे। राज्य के वित्त विभाग की सहमति के बाद खाते में 3500 करोड़ रुपए जमा किए गए। बता दें कि रिंग फेस्ट खाते किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन को आरक्षित रखने के लिए खोले जाते हैं। तो रिंग फेस्ट क्या है? रिंग फेस्ट खाते वो खाते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन को आरक्षित रखने के लिए खोले जाते हैं। ये रिंग फेस्ट है। आपसे हो सकता है पेपर में पूछ दे कि रिंग फेस्ट क्या है, ऑप्शन में आपको दे देगा, तो आप पढ़िएगा। एनजीटी मैंने 22 तारीख के अखबार में कवर किया था, लेकिन एक बार फिर से कवर करते हैं हम। तो एनजीटी के बारे में जानते हैं कि एनजीटी है क्या। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे निकाय की स्थापना की गई थी। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। आपसे यूपी पीसीएस में हो सकता है पूछ दे कि एनजीटी का मुख्यालय है, तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए, यानी टाइम लिमिट है। एनजीटी की संरचना क्या है? एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। ये 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, मतलब दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं होगी। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है।
यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हों। शक्ति और अधिकार क्षेत्र क्या है? अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को शामिल करना भी शामिल है। अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक विशिष्ट मंच के रूप में घोषित करते हुए कहा कि वह देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को उठाने हेतु स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियों से संपन्न है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भूमिका केवल न्यायिक निर्णय तक सीमित नहीं है। ट्रिब्यूनल को कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभानी होती हैं जो प्रकृति में निवारक, सुधारात्मक या उपचारात्मक हो सकती हैं। एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। किसी भी आदेश, निर्णय या अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास, निवारक और प्रदूषण भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। अधिकरण अपने आदेशानुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है, क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है। एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। निश्चित आर्थिक दंड, जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास और आर्थिक दंड दोनों शामिल हैं इसमें। एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है और इसमें 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करता है। पहला है जल अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, वन अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता अधिनियम 2002। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। और एनजीटी का महत्व क्या है? अगर हम कई वर्षों में देखें तो एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी भूमिका अच्छे से निभाई है और जंगलों में वनों की कटाई से लेकर के अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए सख्त आदेश पारित किए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है। इससे हाई कोर्ट में पर्यावरण संबंधों का मामलों का जो भार है वो कम हुआ है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक, मितव्ययी और तेजी से काम करने वाला तंत्र है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि अधिकरण का कोई भी सदस्य पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं होता है, मतलब उसे दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता एक बार नियुक्त होने के बाद, इसलिए वह बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय सुना सकता है। तो ये एनजीटी के बारे में हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे एनजीटी के बारे में। अब हम बात करते हैं एक केस स्टडी की जो हमारे लिए जीएस पेपर 4 की नज़र से बहुत ज़रूरी है और जीएस पेपर हमारा 4 है एथिक्स के बारे में। तो ये है सुशासन दिवस से पहले दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों की नौकरी से छुट्टी। अब ये क्यों हुआ है, ये केस स्टडी के तौर पर लेंगे। मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकार का मानना है कि कर्मचारी या तो पूरी निष्ठा के साथ काम करें या अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो पद को छोड़ दें ताकि अन्य योग्य अधिकारियों को देश को आगे बढ़ाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर मिल सके। इसी नीति के तहत सुशासन दिवस की पूर्व संध्या से एक दिन पहले दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति देने की मंजूरी दे दी है। ठीक है। और केंद्रीय सिविल सेवा यह पहली बार है जब दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 48 धारा 56J के तहत जबरन सेवानिवृत्ति दी गई है ना। अब देखिए ये एक उदाहरण है। आप सभी लोग कमेंट में हमें ये बताएं, इस सवाल का जवाब दें कि जीरो टॉलरेंस नीति क्या है ना। ये क्वेश्चन है आपके लिए। देखो ये एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो सरकारी विभाग में जाएंगे है ना, अधिकारियों के तौर पर काम करेंगे। अगर वो काम नहीं कर सकते तो उनको ज़बरदस्ती पद से हटा दिया जाए ताकि जो योग्य लोग हैं वो पद पर आए और देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और उस
डिपार्टमेंट से रिलेटेड कार्यभार को संभालते हुए अपना योगदान दें। तो ये उदाहरण है। अब जो भी सिलेक्ट होके जाएगा वो ईमानदारी से काम करेगा, अपनी योग्यता को सिद्ध करेगा, ना कि वो लोग जो बैठे बैठे कुर्सी को तोड़ते हैं, मुफ्त का पैसा खाते हैं और कोई काम नहीं करते। तो ये उदाहरण है। तो आप इसे केस स्टडी के तौर पर ले सकते हैं कि अगर अधिकारी भ्रष्ट हो तो उसके साथ और क्या कर सकते हैं, या अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसके साथ और क्या कर सकते हैं। फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। अर्थ और राजनीति दोनों साधेगी सरकार की नई खाद्य सुरक्षा नीति। ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के लिए। और इंडियन इकोनॉमी में एक टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा कि फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा क्या है, इसको कुछ शब्दों में कमेंट करके बताइए कि खाद्य सुरक्षा क्या है। मैं कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि अर्थ और राजनीति दोनों साधेगी सरकार की नई खाद्य सुरक्षा नीति। तो देखो, सफल राजनीति कुशल अर्थव्यवस्था के साथ चलती है और नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि हम इसी मंत्र पर हम अपनी सरकार को चलाते हैं। और खाद्य सुरक्षा के तहत मुफ्त राशन वितरण व्यवस्था इसका अनूठा उदाहरण साबित हो सकता है। सरकार इसके जरिए एक तीर से कई निशाने साधेगी। एक तरफ जहां यह सुनिश्चित होगा कि गरीबों के घर रोटी पकती रहे, वहीं खाद्य सुरक्षा और गरीब कल्याण योजना के एक किए जाने से सब्सिडी में भी बचत होगी। भंडार में अतिरिक्त अनाज की मौजूदगी बाजार में कीमतों को काबू में रखने का हथियार होगा। अगर इतना हुआ तो राजनीति भी सधेगी। और अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके अगले साल लोकसभा चुनाव, ठीक है। तो कोरोना के संकट काल में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी, जो 28 महीने तक चली। इसमें लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ा। इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो गरीबों ने यह कहकर मतदान किया कि जिसने पेट भरा उसको वोट दिया। तो आकलन ये भी लगाया जा रहा है कि सरकार इस चुनाव जिताओ योजना को लगातार चलाती रहेगी। और मोदी सरकार ने ऐसा किया भी, लेकिन कुछ इस तरह से कि अर्थतंत्र भी ना गड़बड़ाए और लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हों। ऐसे में खाद्य सुरक्षा और गरीब कल्याण को एक कर दिया गया। अब केंद्र सरकार पर खाद्य सुरक्षा के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ आएगा, जो आज के दिन 2.5 लाख करोड़ के ऊपर है। सब्सिडी में जो बचत होगी वह दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनेगी। एक दूसरा पहलू है सामान्य उपभोक्ता। 2 योजनाओं को एक करने के बाद जो अनाज बचेगा वो खुले बाजार को नियंत्रित करेगा। और इस योजना की घोषणा के साथ ही बाजार भाव में नरमी देखने को मिली है ना। तो अब क्या है कि देखो खाद्य सुरक्षा से क्या होगा कि देखो 2 योजनाओं को एक कर दिया गया। तो अब देखो सब्सिडी का जो पैसा बचेगा वो पैसा किसी दूसरी योजना में लगेगी। और दूसरी योजना से क्या, देखिए हमारा भारत राज्य क्या है, कल्याणकारी राज्य है। तो हमें क्या है, उच्च वर्ग के विकास के साथ साथ हमें निम्न वर्ग के लोगों का भी ध्यान रखना है ताकि उनका भी वेलफेयर हो सके। तो हमने क्या किया, नई पॉलिसी में क्या किया, हमने मर्ज कर दिया। तो सब्सिडी से जो पैसा बचेगा वो योजनाओं में लगेगा, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो गरीब लोगों को खाना नहीं मिल पाता था, अनाज नहीं मिल पाता था, उनको पौष्टिक अनाज, और भी आपने देखा कि मोटे अनाज का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। और 2023 को मिलेट्स क्रॉप वर्ष भी घोषित किया जा चुका है। तो अभी जनवरी में जो योजना आएगी वो मिलेट क्रॉप पे ही होगी। तो हम उसमें डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो ये हो गया नई खाद्य सुरक्षा नीति। अब हम बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर क्या है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगली खबर है रूस से जल्द होगी S-400 मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति। तो देखिए यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्षों के बावजूद रूस अगले महीने से भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तीसरे स्क्वाड्रन मिसाइल सिस्टम के आपूर्ति करेगा। और इसमें क्या है कि इसका जो है खासियत क्या है, जो पहली खासियत है कि एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में आवाज़ की गति से भी तेज रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। दूसरा, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ने वाले मानव रहित हवाई वाहनों को मार गिराने में सक्षम। सतह से हवा में 400 किलोमीटर तक की दूरी और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। ये इसकी विशेषता है। इस विशेषता को आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आप देखिएगा जीएस पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक का पार्ट है उसके लिहाज से ये जरूरी है। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बनेगा कि S-400 मिसाइल की मारक क्षमता है 150 से 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, है ना। इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मारक क्षमता क्या है, हवा से हवा में मार करने वाली है या सतह से हवा में, या है ना सतह से सतह। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले प्रलय मिसाइल आई थी, तो आप हम लोग मुझे ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता क्या थी और उसमें उसकी विशेषता क्या है।
ये आप कमेंट करके बताइए हमें। अब हम बात करते हैं हम अगली खबर की कि अगली खबर क्या है। तो देखिए, ये एक लेख है, सुशासन व सामाजिक सशक्तिकरण था अटल का जीवन दर्शन। तो देखो, इसमें हम देखेंगे कि देखो, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि को ही सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस पर कहा गया कि इंडिया फाउंडेशन द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर में सुशासन के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण वाजपेयी की शैली में विषय पर आयोजित व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि यह विषय हमेशा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि अटल जी अंत्योदय के दर्शन को कार्यरूप देने में विश्वास रखते थे, समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लिए चिंतित व सक्रिय रहते थे। एक जनसेवक, राजनेता और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को जो दिया उसे एक व्याख्यान में समेटा नहीं जा सकता। तो इसमें कुछ मुद्दों को उठाया गया है, जैसे कि 7 सूत्रीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सामाजिक समरसता और सशक्तिकरण के लिए अटल जी की दूरदर्शिता, है ना, और सुशासन पद्धति, है ना, सुशासन को प्रशासन में सुशासन कैसे लाया जाए, तो इसके बारे में है। तो ये आप न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की। अगली न्यूज़ है, देखते हैं कहाँ चली गई। नशे के कारोबार पर प्रहार। तो देखिए, अभी आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि नशे के कारोबार पर काफ़ी ज़्यादा रोकथाम लगाया जा रहा है ना, और ये बिहार से शुरू हुआ है। तो आप देखिएगा इसमें क्या है। तो देखो, इसमें क्या हुआ है कि भारत सरकार नशे की तस्करी रोकने के लिए दूसरे देशों से सहयोग ले भी रही है और दे भी रही है। इसी का नतीजा है कि नशे की बरामदगी बढ़ने के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड़ तेज हुई है। जहां संप्रग सरकार के कार्यकाल में 2006 से लेकर 2013 तक 22.5 लाख किलो ड्रग्स बरामद की गई थी, वहीं 2014 से लेकर अभी तक 62 लाख किलो से अधिक ड्रग्स पकड़ी गई है। इसी अनुपात में नशा तस्करों को गिरफ्तारी भी बढ़ी है ना। तो अब इससे देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार नशा तस्करी के खिलाफ कहीं अधिक सक्रिय हो गई है और सीमांत राज्यों से बड़ी मात्रा में नशे की तस्करी हो रही है। इसलिए सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों को अधिक अधिकार दे दिए गए हैं, ताकि नशा तस्करों की गिरफ्तारी के साथ मामला दर्ज करने का भी अधिकार दे दिया गया। और ये इसलिए किया गया ताकि ये काम एनसीबी या फिर किसी अन्य एजेंसी को सौंपा जाता तो ये खर्चीला हो जाता है ना, पैसा ज़्यादा लगता। और जब सीमाओं की रक्षा करने वाले बलों को नशे की तस्करी रोकने के और अधिकार देने के गृह मंत्रालय के फैसले की प्रशंसा होनी चाहिए। तब कुछ राज्यों को इस पर आपत्ति है कि इन बलों को नशा तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार क्यों दिया गया, है ना। तो ये आपत्ति जताई गई है राज्यों के द्वारा। तो अब देखिए, नशा तस्करी होगा ना तो इससे बहुत बेनिफिट होगा, इसको रोकने से बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत सारे देखिए, पंजाब में क्या होता है कि नशाखोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो पंजाब के लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो नशाखोरी कम होगी तो जो हमारे देश के युवा हैं वो देश के लिए एसेट का काम करेंगे, और देश के लिए एसेट का काम करेंगे तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए नशे तस्करी पे रोक लगाना ज़रूरी है, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा। अब अगली न्यूज़ है, देखिए, इकोनॉमी में कोई ऐसी खास न्यूज़ आई नहीं थी कि आपको बताया जाए। वही है कि बुआई बढ़ी, मार्च तक आधार से नहीं जोड़ा गया पैन तो हो जाएगा निष्क्रिय। तो ये आपके मतलब की न्यूज़ थी नहीं। तो इकोनॉमी में कोई काम की न्यूज़ नहीं है, तो हम इससे बचेंगे, है ना। तो 25 तारीख में यही केवल काम की न्यूज़ थी जो आपको कवर करना है। क्योंकि अब देखिए, अब क्या होता है ना कि हम सभी क्या होते हैं ना, हमें काम की न्यूज़ पढ़ना है, हमें पूरा अखबार नहीं पढ़ना हो। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 14 पेज के अखबार में सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। उसमें वो चीज़ें हमें पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस के नज़रिए से ज़रूरी है, बाकी कुछ भी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी समझ और गहरी हो सके अखबार को लेकर के। तो मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह से न्यूज़पेपर एनालिसिस और अच्छे से आपके सामने लेकर के आऊँ। और आप सभी को ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छे से कमेंट करें, और जो भी आपके सजेशन हो वो मुझे दीजिए ताकि मैं और सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।